नेक्स्ट कम्स दी हेरिडिटरी चैनलोपैथीज। इसमें क्या होता है कि कार्डिक गाइन चैनल्स की इनहेरिटेड म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और वेंट्रिकुलर टैकियारिथमियाज होंगी। अब इसमें दो तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, ब्रूगाडा सिंड्रोम और कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें सोडियम चैनल की म्यूटेशन होगी और इसमें पोटाशियम चैनल की। इसमें ईसीजी पे हमें सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा V1 और V2 में। जबकि इसमें आगे दो तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, रोमाना वार्ड सिंड्रोम और जर्बल एंड लैंग निल्सन सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये प्योर कार्डिक फिनोटाइप है, इसमें कोई डेफनेस नहीं होती, जबकि इसमें हमें 7 सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी मिलती है। उसके बाद सिक्स साइनस सिंड्रोम है, ये इसमें क्या होता है कि ऐसे नोड की एज रिलेटेड डिजनरेशन होती है। ईसीजी पे हमें ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, साइनस पोज, साइनस अरेस्ट और जंक्शनल एस्केप बीट्स। नेक्स्ट कम्स दी कंडक्शन ब्लॉक्स। इसमें तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि हमें पता है कि इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं फ्रॉम एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में थोड़ा डिले आ जाता है फ्रॉम एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से जो पीआर इंटरवल है वो थोड़ा सा हमें प्रोलॉन्ग मिलता है, यानी कि मोर देन 200 हमें मिलेगा, जो कि नॉर्मल 120 टू 200 होता है। और इसमें पीआर इंटरवल सिर्फ प्रोलॉन्ग मिलेगा, बाकी जो पी वेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल होगा। और ये एजिंग की वजह से, हाइपरटेंशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो ये बिनाइन और एसिम्टोमेटिक होता है, इसलिए हमें इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम सेकेंड डिग्री में देखें तो इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक 1 और 2। 1 को हम वैंकी बैक भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले सिर्फ डिले हो रहा था फर्स्ट डिग्री में, सेकेंड डिग्री में जो है वो जो है ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी, पार्शियल ब्लॉकेज हो जाएगी फ्रॉम एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की, जिसकी वजह से कुछ एट्रियल इम्पल्सेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। अब टाइप 1 में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती रहती है पीआर इंटरवल की, जब तक कि कोई बीट ड्रॉप ना कर जाए, यानी कि इस तरह से ये थोड़ा डिले आता जा रहा है, एकदम से जो है वो इम्पल्स जो है वो कोई ब्लॉक हो जाएगी कोई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक ड्रॉप बीट मिलेगी ईसीजी पे, ठीक है। अब इसमें जो इसका पैटर्न है ये रेगुलरली इरेगुलर होता है और इसमें भी हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। जबकि अगर हम टाइप 2 को देखें तो इसमें क्या होता है कि इंटरमिटेंट ब्लॉकेज होता है एट्रियल इम्पल्सेस का, यानी कि पीआर इंटरवल इसमें जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी उसकी प्रोलॉन्गेशन नहीं होगी। सिर्फ इसमें क्या होगा कि उसी पीआर इंटरवल में, यानी इम्पल्सेस डिले नहीं हो रही बट वो ब्लॉक होती जा रही हैं, इंटरमिटेंट ब्लॉकेज होता जा रहा है इम्पल्सेस का यहाँ से यहाँ तक, यानी बीट्स जो है वो ड्रॉप होती जाएंगी और पीआर इंटरवल में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। तो ये किसी भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, इस्कीमिया या फाइब्रोसिस की वजह से। चूँकि इसमें डिले नहीं आ रही, बीट्स ड्रॉप करी जा रही हैं, तो इसमें फिर हमें पेसमेकर जो है वो लगाना पड़ता है। उसके बाद थर्ड डिग्री में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, यानी फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स अब इम्पल्सेस जा ही नहीं रही हैं, अब उनका कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं वो उन्होंने खुद अपना अपना ही बीट करना इंडिपेंडेंटली शुरू कर दिया, ठीक है। पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिसोसिएट हो गए हैं, और इसमें ऐसा भी होता है कि एट्रिया का रेट जो है वो वेंट्रिकल से भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें भी फिर हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है कि लेफ्ट या राइट बंडल ब्रांचेस जो होती हैं उनकी कंडक्शन में कोई भी इंटरप्शन आ जाती है, तो उसकी वजह से राइट या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। जो कि नॉर्मल अनअफेक्टेड वेंट्रिकल होगा वो तो वाया परकंजे सिस्टम ही डिपोलराइज होगा, जबकि जो अफेक्टेड वेंट्रिकल होगा वो मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन के थ्रू जो है वो डिपोलराइज होगा, जो कि एक स्लोअर पाथवे होता है। और इसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकता है कार्डियोमायोपैथी या फिर इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़। उसके बाद प्रीमेच्योर बीट्स में प्रीमेच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन और वेंट्रिकल कंट्रैक्शन।
प्रीमेच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन में क्या होगा कि प्रीमेच्योर इम्पल्स अराइज करेगी एट्रिया में, जिसकी वजह से एक अर्ली हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। और इसमें क्या होगा कि प्रीमेच्योर इम्पल्स ओरिजिनेट करेगी वेंट्रिकल से, जिसकी वजह से हमें अर्ली हार्ट बीट मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, जैसे कि कैफ़ीन कंजप्शन की वजह से बिनाइन होती है, बट इसमें जो एट्रियल फिब्रिलेशन में फ्लटर होने के चांसेस होते हैं। अब कोई भी बीट है वो ओरिजिनेट करी रही है एट्रिया से, ठीक है, जो कि एक प्रीमेच्योर बीट है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो मिलेगा और विद प्रीसीडिंग हमें पी वेव मिलेगी ईसीजी पे, यानी कि पी वेव अर्ली मिलेगी, पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि एट्रिया जो है ऐसे वो आई जा रही है ना बीट्स, तो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा और क्यूआरएस नॉर्मल भी हो सकता है या फिर नैरो भी हो सकता है। और अगर हम वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में देखें तो वेंट्रिकल से बीट अराइज कर रही है अर्ली बीट, ठीक है। अब इस जिसकी वजह से क्या होगा कि डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसमें अब हमें अर्ली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उससे पहले प्रीसीडिंग पी वेव हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही कॉन्टैक्ट कर रहा है ना। और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसके अलावा हमें कंपनसेटरी पॉज भी मिल सकता है। नेक्स्ट आर दी एमआई कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट फ्यू डेज में कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, जो कि सुप्रावेंट्रिकल हो सकते हैं, वेंट्रिकल हो सकते हैं, ड्यू टू मायोकार्डियल डेथ और स्कारिंग, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ विद इन 48 आवर्स। उसके बाद फिर पेरी इन्फाक्शन पेरिकार्डाइटिस है, यानी कि विद इन फर्स्ट 4 वीक्स एमआई के बाद जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियम की, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटेड ही होता है। इसमें हमें प्यूरेटिक चेस्ट पेन मिल सकती है, फ्रिक्शन रब और ईसीजी चेंजेस मिल सकती हैं। उसके बाद पेपिलरी मसल रप्चर है, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई की, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पेपिलरी मसल्स जो हैं वो रप्चर कर जाते हैं, जिन्होंने माइट्रल वॉल्व के लीफलेट्स को कंट्रोल किया होता है। तो जब वो रप्चर हो जाएंगे तो उसकी वजह से एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है, कार्डियोजेनिक शॉक और पल्मनरी एडिमा। इसमें हमने ये देखना है कि पोस्टरोमीडियल रप्चर ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू एंट्रोलेटरल, क्योंकि पोस्टरोमीडियल में सिर्फ सिंगल ब्लड सप्लाई होती है वाया पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जबकि एंट्रोलेटरल में डुअल ब्लड सप्लाई होती है वाया लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर है, जो कि एक रेयर लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई की। अब जब सेप्टम ही रप्चर कर जाएगा, उसकी वजह से फिर कार्डियोजेनिक शॉक या पल्मरी एडिमा हो सकता है, एंड इट इज़ ड्यू टू दी मैक्रोफेज मीडिएटेड डिग्रेडेशन की वजह से वीएसटी होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद सूडो एनेरिज्म है, जो कि एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल वॉल का कुछ पोर्शन है वो क्या करता है कि रप्चर कर जाता है इस तरह से ना, लेकिन उसके अराउंड जो है वो हमें टिश्यू मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि ये फॉल्स एनोरिज्म है, ठीक है। सिम एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, इसके अलावा चेस्ट पेन या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, एंड इट इज़ मोर लाइकली टू रप्चर दैन द टू एनरिज्म, क्योंकि इसमें हमें एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम नहीं मिलती, ठीक है। अगर उसके बाद ट्रू वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई की, जिसकी वजह से अगर वेंट्रिकुलर वॉल ही रप्चर हो जाएगी, उसकी वजह से फिर कार्डिक टैम्पोनेट और सडन डेथ हो सकती है। ट्रू वेंट्रिकुलर एनेरिज्म, अब इसमें जो था ये सूडो था, और ट्रू में क्या होता है कि पूरी की पूरी जो वॉल है वही थिन्ड आउट होके आउटवर्ड बल्ज करना शुरू कर देती है, तो इसको फिर हम ट्रू कह देते हैं, क्योंकि इसमें अब सारी लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम, जिसका हम ड्रेसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये भी रेयर कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर इंजरी, इन्फ्लेमेशन और डैमेज हमें मिलता है कार्डिक टिश्यू का। इसमें क्या होता है कि जो कार्डिक एंटीजन रिलीज़ होती है ना आफ्टर इंजरी, तो वो उसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट कर जाते हैं पेरिकार्डियम में और इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि इसमें फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस मिलता है हमें ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन।